ज़राई कवानीन को लेकर हुकूमत और किसानों के बीच जारी बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है। आज भी बातचीत बेनतीजे रही। अब 9 दिसंबर को फिर से बातचीत होगी। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर ज़राअत ने कहा कि एमएसपी जारी रहेगी। इसके अलावा एपीएमसी एक्ट रियासत का है और इस एक्ट पर गलतफहमियों को दूर किया जाएगा। इस मौके पर वज़ीर ज़राअत ने कहा कि हुकूमत किसानों से हर पहलू पर बातचीत करने के लिए तैयार है। उन्होंने एहतजाजी किसान लीडरों से अपील की कि वो बुजुर्ग और बच्चों को घर भेज दें। मोदी सरकार हमेशा किसानों के साथ है। आज किसान यूनियन के नेताओं के साथ चर्चा का 5वां दौर पूरा हुआ। चर्चा बहुत अच्छे माहौल में हुई। हमने कहा है कि एमएसपी जारी रहेगी। एमएसपी पर किसी भी प्रकार का खतरा और इस पर शंका करना बेबुनियाद है, लेकिन फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार उसका समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एपीएमसी एक्ट राज्य का है और राज्य की मंडी को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने का इरादा न तो हमारा है और ना ही कानूनी रूप से वो प्रभावित होती है। एपीएमसी और मजबूत हो, इस दिशा में सरकार के लिए जो करनी है वह करने के लिए भी सरकार तैयार है। एपीएमसी के मामले में किसी प्रकार की गलतफहमी किसी को है तो सरकार समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आज तमाम सारे विषयों पर पूर्ववत बात होती रही और हम लोग चाहते थे कि कुछ विषयों पर स्पष्टता से कुछ सुझाव हमें मिल जाएं, लेकिन बातचीत के दौर में ये संभव नहीं हो सका। अब 9 तारीख को पुनः ये बैठक होगी और हमने किसानों को कहा है कि सरकार आपके सभी पहलुओं पर विचार करेगी और हमारी कोशिश होगी कि समाधान का रास्ता हम खोजें। जब किसानों से चर्चा होती है तो अनेक प्रकार की बातें आती हैं। जब मैंने कहा कि किसानों के हितों के प्रति मोदी जी की सरकार प्रतिबद्ध है, तो जो कुछ होगा या जो कुछ किया जाएगा वो सिर्फ किसानों के हित में ही होगा। इसका भरोसा देश के किसानों को रखना चाहिए। एमएसपी पे भी चर्चा हुई है और सारी चीजों पे चर्चा हुई है एमएसपी पे भी, और पूर्ण रूप से कहा कि पहले बिल पे बात कर ले, जो 3 वापसी ले ले, फिर एमएसपी पे बात हो जाएगी। और भी बहुत सवाल है। तीनों बिल पे जो वापस की बात है वो 9 तारीख को होगी क्या? होगी 9 में बात होगी। इतना लंबा समय 4 दिन का हो जाएंगे, कोई बात नहीं, हमें क्या कहीं को जाना। आ गए किसान तैयारी के लिए। आ गए। ने ये भी कहा है कि जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो अपने घर घर जाए। उस पर आपका क्या कहना है? वो तो चलो उनका ठीक बात है कि भाई बुजुर्ग हो रहे हैं, उनको घर भेज दो, लेकिन वे नहीं जाएंगे। वे तो क्रांतिकारी हैं, बुजुर्ग बहुत मजबूत है। क्यों नहीं मानेंगे? सरकार किसानों की है, सरकार देशवासियों की है, सरकार कोई ऊपर से नहीं आती, सरकार पब्लिक की है, सरकार जनता की है, तो सरकार जनता की बात क्यों नहीं मानेगी? तो देखिए, मैं बताऊं, आज का जो बातचीत हुआ, उन्होंने शुरू करने की कोशिश की कि इन कानूनों में बिंदु किसान के पक्ष में क्या है। बार बार वो यही रख रहे थे, ये बिंदु ऐसे हल किया जा सकता है, ये आप बताओ क्या 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 करना है। तो हमने कहा हम बिंदुओं के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, ना ही बिंदुओं को हम कोई उसमें निगेट करवाना चाहते हैं, जो उसमें जुड़वाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इन कानूनों को रद्द किया जाए। सरकार लंबा कर रही है, इस काम को लंबा खींच रही है, ये सरकार के लिए नुकसानदेह है। और जिन लोगों ने सरकार को तख्त पर बैठाया है, उन लोगों को सड़क पर रोकने का यत्न कर रही है सरकार। ये बहुत घटिया है। जो आज होया मीटिंग में कुछ नहीं है, एक सरकार की चाल है। जो सरकार चाहती है ना, सिर्फ मीटिंग करनी, समय बर्बाद करना, यही है और कुछ नहीं है।
वो सोचती है कि हम पब्लिक में शो करें कि हम लोग किसानों से बात कर रहे हैं, लेकिन किसान ही हमसे मान नहीं रहे। लेकिन किसान की दो ही मांगे हैं, बिल रद्द करो, उसके बाद में हमसे जो 2-4 डिमांडें और भी, और पहले नंबर पे एक ही डिमांड है कि बिल रद्द करेंगे तो हम लोग धरने हटाएंगे, नहीं तो नहीं हटाएंगे। नए ज़राए कवानीन के खिलाफ किसानों की हिमायत में मुख्तलिफ तंजीमों के एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। आज मेरठ में ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन और लेफ्ट जमातों ने कलेक्ट्रेट हुदूद में एहतजाजी मुजाहरा करते हुए मरकजी हुकूमत की ज़राई पॉलिसी के खिलाफ धरना दिया और दिल्ली में धरने पर डटे किसानों को हर सूरत में साथ देने का ऐलान किया। हमारे पास कोई पीड़ित आता है, किसान आता है, गरीब आता है, मजदूर आता है, उसको न्याय दिलाने की बात करते हैं। लेकिन हमारा काम ये भी है कि समाज में जितनी भी कुरीतियाँ फैलती हैं या कुछ पे अत्याचार होते हैं किसी पे, चाहे वो किसानों पे अत्याचार हो, मजदूरों पे हो, महिलाओं पे हो, दलितों पे हो, मुसलमानों पे हो, किसी पे भी अत्याचार हो, उसके लिए भी ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन जो है उनकी समय समय पर जिस लायक भी है उनकी मदद करती है। मामला है ना, ये ऐसे नहीं है, ये 40 लाख करोड़ रुपए का मामला है। ये 40 करोड़ लाख का खाद्य बाजार है इंडिया में, दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य बाजार। तो दुनिया भर के पूंजीपतियों की, धन्ना सेठों की, इंडिया के पूंजीपतियों की, धन्ना सेठों की नजर इस मार्केट पे है। इसलिए सरकार ने बिना किसी कानूनी विशेषज्ञ से पूछे, बिना किसान संगठनों से पूछे, ये कानून ले अपनी मर्जी से। जयपुर में पीएफआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि ईडी की जानिब से पीएफआई के दफातर पर छापेमारी सियासत के जेर असर है और हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाने की वजह से ये कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि पीएफआई एक समाजी तंजीम है जो मुल्क भर में अपनी समाजी खिदमात की वजह से जानी जाती है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पिछले 1 साल से ईडी की कार्रवाई को फेस कर रहा है। वक्त वक्त पर उनके द्वारा मांगी गई तमाम जानकारियां हम उनको प्रोवाइड करते रहे। अब तक की पूरी कार्रवाई में उनको ऐसा कुछ भी जिस तरह के इल्ज़ामात लगे कि ये 100 करोड़ और ये CNRC में फंडिंग और कुछ भी एक भी चीज़ आज तक वो क्या है इसमें कोई साबित नहीं कर पाया। लेकिन जब भी हम लोग देखते हैं देश में सरकार जनता के दबाव में आती है या कोई आंदोलन खड़ा होता है तो हमारी गवर्नमेंट उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की कार्रवाई करती है। हमारा साफ तौर पर मानना है कि ये कार्रवाई भी जो देश में बड़े पैमाने पर किसान आंदोलन को बड़ा समर्थन मिल रहा है, उस आंदोलन से ये जनता का ध्यान भटकाने के लिए एक द्वेषतापूर्ण एक कार्रवाई है। इसीलिए हम लोग इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर इससे पहले भी ऐसे कई इल्ज़ामात लगाए गए हैं, लेकिन कोई भी इल्ज़ाम आज तक कोई साबित नहीं हुआ। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कारकुनों की जानिब से एपी के जिला करनूल कलेक्ट्रेट पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दफ्तर पर ईडी की छापेमारी की मजम्मत की। उन्होंने पीएफआई को बदनाम करने की साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक समाजी तंजीम है, इसके ईडी की कार्रवाई गैर कानूनी है। फ्रंट ऑफ इंडिया के लीडर्स के ऊपर और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स के ऊपर रेड करा रहे हैं। ये रेड इससे पहले भी लोग कर चुके हैं, ये लोगों को कुछ भी नहीं मिला। पॉपुलर फ्रंट एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन है। पॉपुलर फ्रंट हक की आवाज़ है। हक की आवाज़ को जितना भी दबाने की कोशिश करेंगे, आने वाले दिनों में आपकी आवाज़ जो है पूरी तरीके से दबाकर आपको कुर्सी से नीचे उतारने तक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कैडर्स, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लीडर्स आगे बढ़कर काम करने के लिए तैयार हैं। पॉपुलर फ्रंट जो है समाजी खिदमत कर लेते हुए, बहुत अच्छे काम कर लेते हुए सारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत ही आगे बढ़ रही है। पॉपुलर फ्रंट का आगे बढ़ना बीजेपी और आरएसएस की हुकूमतों को ये माथाड़ी कामगार बोर्ड के मेंबरान पीएफ ऑफिस और लेबर ऑफिस की मिलीभगत के चलते औरंगाबाद के 8 से 10 हज़ार मजदूरों की पीएफ की रकम का गबन किया जा रहा है। ये सनसनीखेज इल्ज़ाम औरंगाबाद के रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने लगाया। उनका कहना है कि मजदूरों की तनख्वाह से 30% रकम कट ज़रूर रही है, लेकिन उसका फ़ायदा उन्हें नहीं मिल रहा है। इम्तियाज जलील ने दावा किया कि ये सिलसिला पिछले 10 बरसों से जारी है और इस अरसे में 500 करोड़ रुपए का गबन किया गया है। रुकन पार्लियामेंट के मुताबिक इस मामले में पीएफ ऑफिस और लेबर कमिश्नर ऑफिस की इस पूरे मामले में मुजमाना गफलत सामने आई है। इम्तियाज जलील एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने इस पूरे मामले की स्टेट CID से जांच का मुतालबा किया है।
बड़ा गोरख धंधा ये चल रहा है जिसके अंदर माथाड़ी बोर्ड के जितने भी पदाधिकारी हो गए, जो बड़े धन्ना सेठ हो गए हैं, ये पैसा जमा कर रहे हैं, अपने अपने प्राइवेट बैंक के अंदर जमा कर दे रहे हैं वो पैसा, और ये मजदूरों को 1 रुपये का फ़ायदा नहीं मिल रहा है, ना इनको इंश्योरेंस मिल रहा है, ना इनका पीएफ ये हो रहा है, डिडक्ट सब हो रहा है, लेकिन इनको बेनिफिट्स कुछ नहीं मिल रहे हैं। तो इसके अंदर लेबर ऑफिस पूरी तरह से इन्वॉल्व है, पीएफ ऑफिस पूरी तरह से इन्वॉल्व है। माथाड़ी में रजिस्टर्ड 7,000 8,000 कामगार रजिस्टर्ड है। उनके सैलरी में से 30% जो लेवी कटती है और लेवी में से 12% पीएफ के पैसे जो कटते हैं, तो वो पीएफ का कोई बेनिफिट वो लेबर को नहीं मिलता है, कोई चीज़ की फैसिलिटी नहीं मिलती, और ये पैसा जाता कहाँ है? ये बहुत बड़ा करप्शन का मैटर है। जो ठेकेदार है या जो शासन के कामगार उपायुक्त है, हर डिस्ट्रिक्ट में ये चेक होना चाहिए कि पीएफ कटता है, ईएसआईसी कटता है, इसका ऑडिट होना चाहिए और कामगारों को सही तरीके से न्याय मिलना चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में लव जिहाद कानून के मुसविदे पर हतमी मोहर लग गई है। वज़ीर-ए-आला शिवराज सिंह की सदारत में मीटिंग हुई। मध्य प्रदेश सरकार इस सिलसिले में कानून लाएगी। काफी अहम खबर, लव जिहाद कानून के लिहाज से मध्य प्रदेश में लव जिहाद कानून के मुसविदे पर हतमी मोहर लगी। वज़ीर-ए-आला शिवराज सिंह की सदारत में मीटिंग हुई। मध्य प्रदेश सरकार इस सिलसिले में कानून लाएगी। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, लव जिहाद कानून को लेकर के काफी सारी जो खबरें सामने आ रही हैं और अब इस पूरे मामले को लेकर के शिवराज सिंह सरकार जो है वो कानून लाने जा रही है। मुनज़्ज़र बता दें कि जो लव जिहाद कानून को लेकर जो मीटिंग मंत्रालय मुनक़िद की गई, ड्राफ्ट कमेटी ने जो चीजें पहले तैयार की थी उसमें एक इजाफा ये किया गया, क्योंकि ड्राफ्ट कमेटी ने इसमें 10 साल की सजा का जो प्रोविजन रखा था, आज की मीटिंग में उसमें ये तय किया गया कि अगर किसी को इस तरह के जो है लव जिहाद में मुलविस पाया जाता है तो 10 साल की सजा के साथ साथ 1 लाख रुपए जो है उस पर जुर्माना भी आयद किया जाएगा। इसी तरह जो अगर वो लोग जो इसमें मुलविस होते हैं, 2 लोग ऐसे ज्यादा के लोग जो है, और उसमें चाहे वो पादरी हो चाहे निकाह ख्वाह हो, उनको जो है 3 से 5 साल तक की सजा और उस पर साथ साथ 50,000 रुपए का जुर्माना उस पर भी आयद किया जाएगा। तो ये चीजें हैं, उसमें SC/ST के जो तबके के लोगों को जो है कि अगर इस तरह से धर्मांतरण होता है तो वहां पर जो है अगर तब्दीली मदद की जाती है तो उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, वो खत्म हो जाएगा और DSP की सतह से कम के अफसर उसकी तहकीक नहीं कर पाएंगे। और अगर इस तमाम चीजें पाई जाती है तो वो शादी जो है 0 मान ली जाएगी, वो शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी। इस तरह से देखते हैं कि तमाम चीजों को लेकर जो आज मंथन हुआ उसमें ये तमाम पहलुओं पर गौर किया गया। अब 28 दिसंबर से मध्य प्रदेश असेंबली का 3 रोजा सेशन शुरू होने जा रहा है। मतलब ये बताया कि कानून तो लाया जा रहा है, लेकिन कानून लाने से पहले जिस तरह से इस पूरे मामले पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि किसी जगह पर शादी हो रही है, दोनों जो लड़का लड़की है उनके फैमिलीज की रजामंदी भी होती है, फिर भी पुलिस वहां पहुंच जाती है, शादी को रोका जाता है। वैसा एक मामला देखा कि जहां पर लड़का लड़की कोर्ट पहुंचते हैं शादी के लिए और वहां पर जो है लड़के को पीटा जाता है। किस तरह से इस पूरे कानून को देखा जा रहा है? तो मैं आपको एक टेक्निकल चीज बताऊं, ह्यूमन राइट्स ये कहता है कि अगर कोई चीज है, एक लड़के ने एक लड़की से जो है मोहब्बत की और शादी करना चाहते हैं तो फरियादी जो है उनकी बुनियाद पर जो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे फरियादी के मामले को हटाकर ये कर दिया गया है कि अगर उसके माँ बाप अगर नहीं है तो खून के रिश्ते वाले भी कहीं से कोई शिकायत करते हैं तो उसकी बुनियाद पर भी जांच की जा सकती है। यहाँ पे फरियादी को जो है अलग कर दिया गया है। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह कि जब एक तरफ जो है हिंदुस्तान का आईन आपको आज़ादी देता है कि आप अपनी पसंद के मजहब को चुन सकते हैं, अपनी पसंद के खाने खा सकते हैं, लिबास पहन सकते हैं, तो ये जो 3 मूल बुनियादी बातें आईन में कही गई हैं, ये उसकी भी एक खिलाफवर्जी है कि आप उस पर रोक लगा रहे हैं, उस पर भी जो है, और फिर ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन है उस पर भी। बिल्कुल मेहताब, जहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये इजाजत देता है कि लोग जो है अपना मजहब चुन सकते हैं, अपना पार्टनर चुन सकते हैं, वहीं पर इस तरह के कानून जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को गैर मामूली कामयाबी हासिल हुई है। मजलिस को मिलने वाली गैर मामूली कामयाबी की खुशी में नांदेड़ में भी जश्न का एहतमाम किया गया। पार्टी के साबिक रियासी सदर सईद मोइन की क़यादत में ये प्रोग्राम हुआ। इस दौरान जोरदार आतिशबाजी की गई और मिठाइयां तकसीम की गई। इसी तरह बैंड बाजे के साथ पार्टी ऑफिस से देगलूर नाका चौराहे तक एक रैली का भी एहतमाम किया गया। सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक बेहतरीन कामयाबी से नवाजा है।
अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के जो इंतखाबात थे उसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो कामयाबी हासिल हुई है, इस पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से हम तमाम ही हिंदुस्तान में मजलिस कारकुनान को और हमारे तमाम ही ज़िम्मेदारान को और महकाम मजलिस को मुबारकबाद पेश करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ही इनाम रहा है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को अल्लाह पाक ने हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर कामयाब किया है। और क्यों न होगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अलहाज बैरिस्टर सऊदीन साहब की खिदमत, अकबरुद्दीन साहब की खिदमत। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की GHMC में 44 सीटों पर कामयाबी का जश्न AP के करनूल में भी देखा गया। करनूल में MIM कारकुनों ने जश्न मनाया, मिठाई तकसीम की। करनूल MIM सदर मंसूर अहमद ने कहा कि हैदराबाद के अवाम ने दिल्ली के लीडरों की जानिब से आए गए नफरत के पैगाम को ठुकराया। अवाम ने फिरकावाराना ताकतों के अज़ाइम को रोका। जो अच्छे काम कर रहे हैं तो उसी हिसाब से आज उनको जो है अवाम उनको जीत हासिल करी है, अवाम उनको जिताई है। दिल्ली के इलेक्शंस को दिल्ली से जो है सेंट्रल होम मिनिस्टर और UP का चीफ मिनिस्टर योगी, BJP के बड़े बड़े लीडर्स जो है आकर MIM को हराने की कोशिश करे। ये लोग सब नाकामयाब रहेंगे इस वास्ते के सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम की खिदमत करने के लिए है, अवाम की खिदमत के वास्ते है। कर्नाटक के रायचूर में कन्नड़ा नवाज तंजीमों के रियासतगीर बंद का मिला जुला रद्दमल देखा गया। कन्नड़ा तंजीमों ने मराठा तरक्याती अथॉरिटी कायम करने के रियासती हुकूमत के फैसले के खिलाफ बंद की कॉल दी थी। आज सुबह से ही मुख्तलिफ कन्नड़ा तंजीमों के नुमाइंदे रायचूर के अम्बेडकर सर्कल पर इकट्ठा होने लगे थे। कन्नड़ा कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया और येदियुरप्पा हुकूमत के खिलाफ नारे बुलंद किए। बंद के पेश नज़र पुलिस की जानिब से भारी बंदोबस्त किया गया था। कन्नड़ा तंजीमों के नुमाइंदों ने बताया कि कन्नड़ा अवाम मराठा समाज की तरक्की के खिलाफ नहीं है, लेकिन एक मखसूस तबके की तरक्की के लिए अलहदा अथॉरिटी कायम करना और अथॉरिटी को 50 करोड़ रुपए मुख्तस करना मुनासिब नहीं है। हर कौम मिलकर रहती सो हमारा कर्नाटक स्टेट है, एक ही कौम वाले नहीं है। ये कौम के बीच में गड़बड़ होता। कर्नाटक स्टेट में कर्नाटक वाले जो कन्नडिगा है हमें बनते सो टैक्स लेको, वो मराठा वाले को 50 करोड़ रुपए देते बोले तो क्या, जो कन्नड़ा वाले का जो कन्नडिगर का जो है टैक्स लेते वो कन्नडिगर वाले को यूज करो, मराठा वाले को हमें नक्को करो बोल को नहीं बोल रहे। मराठा वाले को सब जने की एक नज़र से सब जने को जैसा देख रहे, हर कौम की जगह उनको भी देखो, उनको क्या नको देखोगे तो नहीं बोल रहे। कर्नाटक में मराठा डेवलपमेंट अथॉरिटी की तश्कील के खिलाफ कन्नड़ा तंजीमों की बंद की कॉल गुलबर्गा में मुकम्मल तौर पर फ्लॉप रही। कर्नाटक के बेशतर मकामात पर बंद का कोई खास असर नजर नहीं आया। कन्नड़ा हामी कारकुनों ने रियासत में जहां जहां भी एहतजाज करने की कोशिश की, वहां पर पुलिस ने उन्हें एहतियाती तौर पर हिरासत में लिया। बंद की कॉल के बावजूद आम जिंदगी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। सरकारी दफातर में कामकाज जारी रही, सड़कों पर भी ट्रैफिक मामूल के मुताबिक देखी गई। इलाहाबाद में पुलिस और मुबैना बदमाशों के दरमियान मुठभेड़ का मामला सामने आया है। शहर के बाहर मीजा रोड पर पुलिस ने 3 बदमाशों के साथ मुकाबले का दावा किया है। इस तसादुम में एक बदमाश पुलिस की गोली से शदीद तौर से जख्मी हुआ। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक कारों और मोटरसाइकिलों की चोरी करने वाले एक मुनज़्ज़म गिरोह से इस वक्त मुठभेड़ हो गई, जब एक वारदात अंजाम देने के बाद बदमाश फरार होने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 2 पिस्तौल और कारतूस के अलावा चोरी की कार और बाइक बरामद की। अलीगढ़ के थाना कवारसी के तहत एक खातून ने 8 साल लिव इन रिलेशन में रहने के बाद अपने नए आशिक की मदद से पुराने आशिक का कत्ल कर दिया। मामला गुज़िश्ता रोज का है, जहां सुरेश नामी शख्स की मुश्तबा हालत में मौत का मामला रोशनी में आया था। पुलिस ने तफ्तीश करके सुरेश के साथ 8 साल से रह रही खातून को गिरफ्तार किया है। एसपी सिटी कुलदीप सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले की तफसील बताई। उन्होंने कहा कि मुलजिमा सरोज को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है, वहीं मुलजिम कपिल फरार है, जिसकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। लोक जनशक्ति पार्टी के सदर चिराग पासवान ने किसानों की तहरीक पर कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया है। चिराग पासवान ने कहा कि ये एक सियासी मामला है और फिलहाल इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। चिराग पासवान अपने वालिद
रामविलास पासवान की अस्थि लेकर इलाहाबाद के संगम पहुंचे। रामविलास पासवान की अस्थि संगम पहुंचने पर लोक जनशक्ति पार्टी से वाबस्ता कारकुनान ने उनको खराज अकीदत पेश किया। चिराग पासवान और उनके करीबी रिश्तेदारों ने मजहबी रस्मात के साथ रामविलास पासवान की राख दरियाए संगम में बहा दी। इस मौके पर चिराग पासवान ने रामविलास पासवान को खराज अकीदत पेश किया। अस्थि विसर्जन का हम लोगों ने कार्यक्रम किया था। अपने गांव से, अपने घर से हम लोगों ने शुरुआत की थी। सबसे पहले हम लोग वहाँ पर लेकर गए थे और उसके बाद बिहार के हर एक ज़िले में और कई ऐसी जगह थी जहाँ पे उनका अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम हुआ। अंत में परिवार की ये मान्यता थी, हम लोग ये चाहते थे कि 1 दिसंबर को अमरावती डिवीजन टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए वोट डाले गए थे। वोटों की गिनती तकरीबन 2 दिनों तक चली। ताहम देर शाम नताइज का ऐलान किया गया, जिसमें आज़ाद उम्मीदवार किरण सरनायक ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार श्रीकांत देशपांडे को 3242 वोटों से शिकस्त दी। जीत के बाद के न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए नौमुंतखब MLC किरण सरनायक ने कहा कि उर्दू असातिज़ा और उर्दू स्कूलों को कई मसाइल दरपेश है, जिसको हल करने के लिए वो असेंबली में अक़लियतों की आवाज़ बुलंद करेंगे। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गुज़िश्ता रोज़ 36,590 असिस्टेंट टीचर्स को तकर्रुरी नामा देने के प्रोग्राम का इफ्तिताह किया था, जिसके बाद आज अलीगढ़ में भी असातिज़ा को तकर्रुरी नामा पेश किया गया। जिला कलेक्ट्रेट में मुनक़िद प्रोग्राम में साबिक़ सूबाई वज़ीर ठाकुर दलवीर सिंह और DM अलीगढ़ चंद्रन भूषण सिंह के साथ मेंबरान असेंबली भी मौजूद रहे। इस मौके पर बेसिक तालीम ऑफिसर ने बताया कि अलीगढ़ के हिस्से में 643 असातिज़ा आए हैं, जिसमें 482 असातिज़ा ने काउंसलिंग में शिरकत की थी। इन सभी को आज तकर्रुरी नामा दिया गया। मुल्क में लव जिहाद को लेकर चल रही सियासत के दरमियान गुज़िश्ता कई दिनों में अलीगढ़ में भी कई मामलों को लव जिहाद का रुख देने की कोशिश चल रही है। आज भी अलीगढ़ के थाना सासनी गेट पर भारतीय जनता पार्टी से साबिक़ मेयर शकुंतला भारती ने एक लड़की की गुमशुदगी दर्ज कराते हुए मुस्लिम लड़के पर संगीन इल्जामात आयद किए। वहीं पुलिस ने लड़की की गुमशुदगी का मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। SP सिटी कुलदीप सिंह ने बताया कि एक मुस्लिम लड़के के जरिए गैर मुस्लिम लड़की को ले जाने का मामला बताया जा रहा है। हम तफ्तीश कर रहे हैं, जिसके बाद कार्रवाई की जाएगी। आंध्र प्रदेश जिला कर्नूल आवाज़ कमेटी की जानिब से किसानों की तायीद में रैली का इनेकाद अमल में लाया गया। आवाज़ कमेटी के सदर और अराकीन ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और किसान मुखालिफ कवानीन को वापस लेने का मुतालबा किया। मोहम्मद इकबाल अहमद ने मरकजी हुकूमत से मुतनाज़ा ज़रई कानून को मनसूख करने का मुतालबा किया। मुल्क में तैयार की जाने वाली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के 2 मराहिल में ट्रायल कानपुर में काफ़ी कामयाब रहे। वैक्सीन के तीसरे मरहले का तजुर्बा करने के लिए कानपुर में मंजूरी मिल गई है। आजमाइश के तीसरे मरहले में 1000 रजाकारों को वैक्सीन की 2 खुराकें दी जाएंगी। कानपुर के प्राखर अस्पताल में ट्रायल के रजिस्ट्रेशन जारी है। उत्तर प्रदेश के 3 सेंटरों पर वैक्सीन के तजुर्बात जारी हैं। उम्मीद जाहिर की गई है जल्द ही ये स्वदेशी वैक्सीन लोगों को दस्तयाब हो जाएगी। डॉक्टर S कुशवाहा की देखरेख में हो रहे ट्रायल पर हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने खुसूसी बातचीत की। कोरोना की वैक्सीन का इंतजार सभी को है और इसके लिए देश भर में ट्रायल जारी हैं। स्वदेशी वैक्सीन का भी ट्रायल लगातार जारी है। इसके 2 चरण हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 3 सेंटर बनाए गए, जिसमें से कानपुर का प्रखर हॉस्पिटल भी सेंटर बनाया गया है। यहाँ पर तैयारियां तेज हो गई हैं तीसरे चरण के लिए। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह की तैयारियां हो रही हैं और किस तरह से ये तीसरे चरण का जो ट्रायल है वो शुरू होगा? देखिए, तीसरी चरण का ट्रायल हमारे पास कोवैक्सीन जो वैक्सीन है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे का स्ट्रेन है और भारत बायोटेक बना रहा है और ICMR की देखरेख में हो रहा है, DCGI के कंट्रोल में। तो ये फेज 3 ट्रायल है। इसमें 1000 वैक्सीन जो है हम लोगों को मिल रही हैं, जिसमें कि 1:1 का प्लेसिबो वर्सेस वैक्सीन का रहेगा और हमें भी नहीं मालूम होगा कि किसको वैक्सीन दिया जा रहा है, किसको प्लेसिबो दिया जा रहा है। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।